गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम से जो प्रथम अध्याय है जन संचार माध्यम। अभी तक संचार किसे कहते हैं, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं ये जान चुके हैं हम अच्छे से। अब जो आज हम करेंगे संचार के प्रकार करेंगे। अब संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिएगा। संचार के प्रकार जैसे सांकेतिक संचार होता है, दूसरा मौखिक संचार होता है, तीसरा अमौखिक संचार होता है, चौथा अंतर्वैयक्तिक संचार, पांचवा अंतर्वैयक्तिक संचार, छठा समूह संचार और सातवां जन संचार जिसे मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है भाई। तो ये जो 7 संचार के प्रकार हैं। अब इसमें से जो सांकेतिक संचार है, सांकेतिक संचार क्या होता है ये जान लीजिएगा। सांकेतिक संचार जब भी हम किसी इशारे से या संकेत के माध्यम से क्या करते हैं, संचार करते हैं, उसे हम सांकेतिक संचार कहते हैं। जैसे मान लो कई बार आप देखते भी हो कक्षा के अंदर जो टीचर है वो बच्चों को कई बार उंगली से या आंखों के इशारे से या चेहरे के हाव भाव से बच्चों को संकेत मिल जाता है। और जो बच्चे हैं, जो कोई भी शरारत करता है उसका जो विशेष ध्यान है वो विशेष ध्यान की ओर खींचने के लिए टीचर संकेत करता है। ठीक है, तो उसे हम सांकेतिक संचार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जेस्चर कम्युनिकेशन, जेस्चर कम्युनिकेशन। फिर मौखिक संचार और अमौखिक संचार ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौखिक संचार और अमौखिक संचार क्यों? अब देखो, मान लीजिए हम दोनों हथेलियों को जोड़कर जब प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके जब भी हम इशारा करते हैं तो इस तरह एक ही साथ मौखिक भी संचार हो गया और अमौखिक संचार भी हो गया। अब देखो, जैसे सुबह आप बोलते हो गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, और ये तो मौखिक हो गया। और इसके साथ साथ गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलकर आप क्या करते हो, दोनों हाथों को भी जोड़ते हो या पैरों की ओर क्या करते हो, हाथ पैरों पे हाथ लगाते हो, यानी कि चरण स्पर्श करते हो। तो ये क्या हो गया, आपका मौखिक संचार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है, इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। जैसे हम किसी से बातें करते हुए अपनी आंखों, चेहरे, हाथ की गति या स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती हैं, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर। आगे चलिए, संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं, इसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब पेपर में ये पूछा गया कि अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल संचार किसे कहते हैं, तो
उस समय आप इसका जवाब क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे, जब आप अकेले में होते हो तो कोई ना कोई योजना बना रहे होते, कुछ ना कुछ सोच विचार कर रहे होते हो, तो वो जो सोच विचार आप कर रहे हो उस समय आप सेंडर भी खुद ही हो और रिसीवर भी खुद ही हो। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब आगे चलिए, हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। ठीक है, किसी भी संचार की शुरुआत कहीं यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का एक रूप है। आगे अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है कि दो व्यक्ति है या दो से अधिक व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति आपस में आमने सामने क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि दो व्यक्ति आपस में आमने सामने जब संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें इस संचार में फीडबैक तुरंत आने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए, लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। अब तीसरा प्रकार आ गया आपका समूह संचार। संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्या को बातचीत और बहस मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी समूह संचार का एक ही उदाहरण है। इसी तरह गांव की पंचायत या किसी समिति की बैठक भी समूह संचार का उदाहरण है, जहाँ गांव के लोग या समिति के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। तो समूह संचार क्या हुआ? समूह संचार हुआ कि एक से ज्यादा जब लोग किसी विषय पर बातचीत करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, जैसे डिबेट होगी, टेलीविजन पे आप देखते हो या स्कूल में जो डिबेट होती है, ठीक है, उस पर तरह तरह की चर्चा परिचर्चाएं चलती रहती है। फिर है जन संचार, किसे कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। संचार का सबसे महत्वपूर्ण आखिरी प्रकार है जन संचार। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जन संचार कहते हैं। यानी कि जन संचार क्या हुआ? जन संचार हुआ कि जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ साथ, यानी कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप में हम उस ग्रुप से डायरेक्ट बातचीत करने की बजाय हम किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस ग्रुप से बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, इसे हम जन संचार कहते हैं। जैसे मन की बात, ठीक है, मोदी जी के साथ है। इस तरह से ये जो मान लो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से संबंधित जो बातें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह हैं, वो सीधे उन किसान भाइयों के साथ बातचीत न करके वो अपने रैलियों के माध्यम से या फिर
टीवी के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से किसानों तक अपनी बातें, अपनी राय रखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे जनसंचार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जनसंचार का मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप से आप, किसी भी समूह से डायरेक्टली बातचीत न कर कर आप उससे कैसे बात करोगे, किसी टेक्नोलॉजी से या किसी यंत्र के माध्यम से जब आप उनसे बात करते हो, तो वो जो यंत्र या जो टेक्नोलॉजी आपने यूज की है उसको ही मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, ये बातें मैंने आपको पहले बताई दी है। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती है। आगे है जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले तो जनसंचार की विशेषता ये है कि जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। दूसरा, इसका जो दायरा है, इसका दायरा बहुत ही व्यापक होता है। तीसरी जो बात है, प्रसारित संदेशों की प्राकृतिक सार्वजनिकता होती है, यानी कि जो भी आप संदेश भेज रहे हो वो सभी तक पहुंच जाते हैं, किसी अकेले व्यक्ति तक नहीं रहते। जैसे कई बार मान लो कुछ गलत टाइप हो गया या कुछ गलत बोल दिया, जैसे नेता ने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है। अब जैसे 2-3 दिन पहले की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कुछ गलत उच्चारण हो गए, कुछ शब्दों का गलत उच्चारण हो गया, और ये जैसे गलत उच्चारण हुआ, ये एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश प्रदेश में, पूरे देश प्रदेश में ये जो बात थी ये पूरी 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 फैल गई, ये लोगों तक ये संदेश पहुंच गया। ठीक है, तो ये सार्वजनिक होता है, संदेशों का इसमें सार्वजनिकता दिखाई देती है। फिर चौथी विशेषता, इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता। संचारक और प्राप्तकर्ता जो सेंडर और रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर के बीच कोई सीधा रिलेशन नहीं होता इसमें। फिर पांचवी, ये एक औपचारिक संगठन की इसको एक जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें ढेर सारे द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर जिसको बोलते हैं। इस तरह से ये सभी इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं विद्यमान है इस अध्याय में, ये सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं हम जानेंगे। ठीक है भाई, तो पढ़िए इसे। जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता, तुरंत नहीं प्राप्त होता है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीविजन चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, पुरुष भी और महिला भी, युवा भी और वृद्ध भी। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है तो पटना में, लेकिन सभी एक समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे होते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतरवैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। फिर जनसंचार का संचार के अन्य रूपों में एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता या दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है
या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। अब जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहां किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। यानी कि द्वारपाल का क्या काम हुआ? द्वारपाल का काम है, एक तो इसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नहीं है, ढेर सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में गेट कीपर बोलते हैं। और इनका इनका काम क्या है? गेट कीपरों का काम है कि जो भी सामग्री प्रकाशित करनी है उसको क्या करेंगे, ये अपने आप ही नियंत्रित करते हैं और उसे निर्धारित करते हैं कि इसमें से कितनी सामग्री को प्रकाशित करना है, कितनी सामग्री को प्रसारित करना है, ठीक है। उसमें कटनी छटनी करने का जो काम होता है ये गेट कीपर का ही होता है। जो कुछ भी समाचार, जो भी न्यूज आप लोगों तक पहुंचानी होती है, उस न्यूज में जो कटनी छटनी करनी होती है वो कटनी छटनी करने का काम किसका होता है? उस कटनी छटनी करने का काम इन डेर वालों का काम होता है, यानी कि गेट कीपरों का काम होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे गेट कीपर होते हैं, ये यही काम करते हैं कि किस तरह की सामग्री प्रकाशित की जाए, किस तरह की सामग्री को प्रसारित किया जाएगा। और इसमें जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि ये तय करते हैं। ये जो संपादक है और उसका असिस्टेंट है और फिर जो उप संपादक है, ये जो 4-5 व्यक्तियों की जो टीम होती है, ये मान लीजिए न्यूज़पेपर में कुछ छपना है या टेलीविजन में कुछ भी प्रसारित करना है टेलीविजन के माध्यम से, तो ये जो 3-4 व्यक्तियों की जो टीम होती है, संपादक की, उप संपादक की, सहायक संपादक की, ये क्या करती है, उस सामग्री को पहले अच्छे से पढ़ती है, उसके लिए टाइटल वगैरह वगैरह बनाती है और फिर उसमें कटनी छटनी करके लोगों के समक्ष ये उसे प्रसारित प्रकाशित करती है। ये काम होता है गेट कीपर का, ठीक है। आगे चलिए, समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा। इस तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित पत्रकारिता में के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ये उनके प्रसारण व प्रकाशन की इजाजत दे। अब आगे है, अगर आप पृष्ठ निकाल लीजिएगा, संचार के कार्य। संचार के कार्य क्या क्या है? संचार के बहुत सारे काम होते हैं, इनमें से कुछ कार्य देख लीजिएगा। सबसे पहले कुछ हासिल करना या प्राप्त करने का काम संचार का होता है। फिर नियंत्रण करना भी, नियंत्रण रखना भी संचार का ही काम है। फिर सूचना देना भी संचार का ही काम है। कुछ अभिव्यक्त करना होता है, अभिव्यक्ति करने या किसी भी चीज की कुछ भी अपने विचार प्रकट करने हैं तो वो भी संचार का ही काम है। सामाजिक संपर्क किसी से साधना है तो वो भी संचार का ही काम है। और अपनी समस्याओं या चिंताओं को दूर करना है तो वो भी संचार के माध्यम से हो सकता है। और अपनी रुचि या किसी वस्तु या विषय के प्रति अगर हमें कोई फीडबैक देनी होती है तो वो भी संचार के माध्यम से ही हो सकता है। और किसी भूमिका को पूरा करना होता है, यानी कि किसी भी घटना में या कहीं पर भी कोई भी काम हम कर रहे हैं और या उसमें कोई भूमिका निभा रहे हैं तो उस भूमिका को पूरा करना भी किसका काम है? वो भी संचार का ही काम होता है, ठीक है। ये 8 काम होते हैं संचार के। अब इन्हें पढ़ लीजिएगा। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं, निश्चय आप उसके उपयोग
और कार्यों से बहुत हद तक परिचित है। संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं। इनमें से कुछ कार्यों को हम यहाँ रेखांकित कर सकते हैं। सबसे पहले संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। दूसरा, नियंत्रण। संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं, जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी को नियंत्रित करते हैं। तीसरा, सूचना। कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। चौथा, अभिव्यक्ति। संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। पांचवा, सामाजिक संपर्क। संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। छठा, संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। सातवां, संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। आठवां, इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थितियों की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं, या एक अध्यापक के रूप में। ठीक है, यानी कि जो इस भी रूप में आप काम करते हो। आगे है, अगला पेज निकाल लीजिएगा। जनसंचार के काम। जनसंचार के बहुत सारे काम है, ये तो पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये संचार के काम थे और अब ये जनसंचार के कार्य हैं, जैसे सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। ये सभी के सभी किसके काम होते हैं? ये सभी के सभी जनसंचार के ही काम होते हैं। देखिए, पढ़िए। जिस प्रकार संचार के कई कार्य है, उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य है। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती है। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यम के जरिए पूरा हो सकता है। फिर शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उनके प्रति सजग बनाने से है। फिर मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम है। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो घटना या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। फिर निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यम का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यम पर है। विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यम का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न संचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इस तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आप आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। ये है जनसंचार के कार्य। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना,
और विचार विमर्श के जो मंच है, ये जनसंचार के कार्य बाकी करेंगे कल। ठीक है, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। हाँ भाई, मैं पूछना कुछ। नो सर। रमन मेहता। रमन, नहीं पूछना? चलिए ठीक है बेटे, आप सभी का जो दिन है वो मंगल में हो, और इसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए दिनेश सर। मैं पूछ लूँ आपसे? हेलो, हाँ मैं पूछ ले आपसे। हाँ भाई मैं, बोलिए, यस, यस सर। पूछ ले। चलिए बताइए आप। मैं बताओ, संचार के कौन कौन से कार्य होते हैं? बता भाई मयंक। एक क्या कह रहे? बता रहा हूँ सर। बता रहे हो? बोलो बोलो। संचार के कौन कौन से काम होते हैं? हाँ भाई आदित्य। आदित्य, जल्दी बोलो भाई। देखो, संचार की काम है सबसे पहले तो कुछ हासिल करना, दूसरा नियंत्रण रखना, तीसरा सूचना देना, चौथा अभिव्यक्ति, पांचवा सामाजिक संपर्क, छठा चिंता को दूर करना, समस्या को दूर करना, सातवां किसी भी विषय वस्तु की ओर रुचि प्रकट करना, या किसी कोई भी वस्तु या विषय है उसके प्रति अपनी फीडबैक देना, और आठवां है अ, किसी भी उसमें विद्यार्थी के रूप में, अध्यापक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, जज के रूप में एक भूमिका निभाना। ठीक है, ये है संचार के कार्य। और जन संचार के काम है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, और विचार विमर्श के जो मंच होते हैं। ठीक है, ये है जन संचार के कार्य। और गेट कीपर क्या है, गेट कीपर का क्या काम होता है, जनसंचार की विशेषताएं क्या है? जनसंचार की विशेषताएं है, सबसे पहले तो फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता, दूसरा इसका दायरा बहुत ही व्यापक होता है, तीसरा इसमें जो भी प्रकाशित या प्रसारित संदेश है वो सार्वजनिक होते हैं, चौथा इनका बीच का कोई संबंध नहीं होता, किसके बीच का? संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, पांचवा एक औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है इन्हें, छठा इसमें बहुत सारे द्वारपालों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब द्वारपाल क्या है? द्वारपाल एक ऐसी टीम होती है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें काम करते हैं, और ये जो भी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करनी होती है, सामग्री में ये कटनी छटनी करते हैं, उस समाचार में ये देखते हैं कि क्या छपेगा, कितना छपेगा, और कहाँ छपेगा, किस तरह छपेगा। ये सभी रेडियो के लिए और टीवी के लिए द्वारपाल अलग अलग होते हैं, और इस तरह से ये प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। जो प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं उन्हें
द्वारपाल कहते हैं, उन्हें गेट कीपर कहते हैं। ठीक है। और जो इसकी ये थी, क्या नाम है, संचार के प्रकार। संचार के प्रकार थे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। जन संचार किसे कहते हैं? जन संचार कहते हैं कि जो किसी भी समूह के साथ प्रत्यक्ष बातचीत न करके किसी तकनीकी या यंत्र के माध्यम से जब बातचीत की जाती है तो उसे जन संचार कहा जाता है। और अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल संचार किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अकेला होता है तो वो कोई ना कोई योजना बना रहा होता है, कि कोई ना कोई सोच विचार कर रहे होते हैं अकेले में, तो इस प्रक्रिया को ही अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? दो व्यक्ति आपस में जब आमने सामने संचार करते हैं तो इस प्रक्रिया को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें फीडबैक तुरंत ही मिलने की संभावना होती है। ठीक है। ये थे आपके ये जो अध्याय से संबंध जो आज हमने इस अध्याय में किया है, संचार की विशेषता, इस संचार के कार्य, ठीक है, और संचार के प्रकार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी का। हाँ जी दिनेश सर। हेलो। हेलो। दिनेश सर।